Hello friends, welcome to our YouTube channel Simple Concepts. I am your educator Zakwan Sheikh. So today we are starting with a very interesting topic जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पॉलिटी सब्जेक्ट का, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स. अब इस फंडामेंटल राइट्स में अब हम इस लेक्चर में जो डिस्कस करने वाले हैं वो आर्टिकल्स है 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17 एंड 18. ये आर्टिकल्स हम आज डिस्कस करेंगे. तो आर्टिकल्स डिस्कस करने से पहले, शुरू करने से पहले अनअकैडमी ने जो द हिंदू ग्रुप के साथ जो सबमिट किया है, दैट इज़ अनअकैडमी समिट 2020 जिसका नाम है. तो इस समिट में आपको 50+ स्पीकर्स 3 दिनों के लिए सुनने को मिल सकते हैं. उनकी क्या स्ट्रेटजीज थी, उनके मोटिवेशंस, उनके सब आपको मिल सकता है. इनसे आपको मोटिवेशंस मिल सकता है, आप कैसी पढ़ाई आपको करनी चाहिए, उनके एक्सपीरियंसेस आपको सुनने को मिल सकते हैं. बड़े ही देखिए कि यूपीएससी चेयरमैन्स, आईएफएस, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, इनकी तरफ से आपको एक मोटिवेशन मिल सकता है. उनकी स्ट्रेटजी आपको मिल सकती है, उन्होंने कैसी पढ़ाई की थी, उन्होंने उनके एक्सपीरियंस क्या थे, आपको सब सुनने को मिल सकता है. 50+ स्पीकर्स है दोस्तों 3 दिनों के लिए. और ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि रजिस्ट्रेशन है उसकी कोई फ़ी नहीं है. इट इज़ ए फ्री ऑफ कॉस्ट जिसे कहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये अनअकैडमी समिट. तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं. आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो तो अभी ही रजिस्ट्रेशन कर लें, भूलेगा मत. और 3 अनअकैडमी ने जो कोर्स लॉन्च किया है दैट इज़ 3 मेगा बैचेस फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन स्टार्ट्स 22 जून. यूपीएससी सीएसई 2020-21 जो कि 22 जून से स्टार्ट हो चुका है. इनकी 3 बैचेस है दोस्तों, दैट इज़ यूपीएससी मिशन यूपीएससी सीएसई 2021 वो बिलिंग जीएस बैच कोर्स है, और लक्ष्य यूपीएससी सीएसई 2021 हिंदी जीएस बैच कोर्स है जिसमें आपको हिंदी वर्जन भी मिल सकता है. नाउ एक्सपीडिशन यूपीएससी सीएसई 2021 जो कि इंग्लिश जीएस बैच कोर्स है, बिलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश जीएस बैच कोर्स है. आपको इन तीनों कोर्सेज में सीखने को मिल सकता है. और उनके सब्सक्रिप्शन प्लान देखिए दोस्तों कि 24 मंथ पे आपको 67% आप सेव कर सकते हैं. और 67% आप सेव कर तो सकते हैं, पर यूपीएससी वाईटी ये प्रोमो कोड यूज़ करके आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा हर एक कोर्सेज पर उनके. तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए कोर्सेज को, सब्सक्राइब कर लें इन कोर्सेज को. और मोस्ट पॉपुलर तो जो कि 12 मंथ्स में आपको 54% जो कि सेव कर सकते हैं आप 54%. और यूपीएससी वाईटी ये प्रोमो कोड यूज़ करके तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट. तो बड़े ही इकोनॉमिकल कोर्सेज है ये. और अकेडमी ने यूपीएससी चैम्पियनशिप जो चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज की है दैट इज़ 29 मार्च, 12 अप्रैल, 26 अप्रैल, 10 मई, 24 मई, 7 जून, 21 जून. इसको अनअकैडमी ने जो चैम्पियनशिप शुरू की है. तो ये हेल्प कौन करना है दोस्तों? राकेश वर्मा सर, मृणाल पटेल सर, आतिश माथुर सर जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको फ्री मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है अनअकैडमी ने. तो एनरोल नाउ फॉर फ्री जो कि एनरोलमेंट फ्री है, आप एनरोल कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों. शुरू करने से पहले हमने प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया हमने प्रीवियस वीडियो में, तो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा उसको रिवाइज करेंगे, इसकी वजह से आपका भी रिवीजन हो जाएंगे. तो प्रीवियस वीडियो में हमने आर्टिकल 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये आर्टिकल्स डिस्कस किए. क्या है चाइल्ड लेबर, क्या है 14 ईयर्स के बच्चों को क्यों बैन किया गया है हज़ार्डस और नॉन हज़ार्डस सेक्शन में. और हमने ये भी देखा कि फोर्स्ड लेबर का मीनिंग क्या है. ईच एंड एवरी वर्ड के हमने डिटेल मीनिंग देखे. और हमने रिलीजियस ऑफ फ्रीडम हमने देखा. फ्रीडम ऑफ रिलीजियस तो देखा, हमने सेकुलर की डेफिनेशन देखी, इंडियन डेफिनेशन भी देखी और वेस्टर्न डेफिनेशन भी देखी. और क्यों हमने सेकुलर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड नहीं किया है वर्ड, हमने ये सब देखा प्रीवियस वीडियो में. तो आपको अगर कोई भी कंसेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं होते हो तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको उसके सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे. हम आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर करेंगे, कंसेप्ट पूरे आपके कन्फ्यूजन पूरे दूर करेंगे हम, नो डाउट अबाउट इट. तो चलिए शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले आपने अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो अभी ज्वाइन कर ले. डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है. अगर डिस्क्रिप्शन की लिंक अगर वर्क नहीं होती हो तो आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है जो उसका नाम है यूपीएससी सिंपल कंसेप्ट्स यूपीएससी, उसको आप ज्वाइन हो सकते हैं. उसमें आपको सिंपल हैंड नोट्स PDF सब आपको मिल जाएंगे. एनालिसिस ऑफ पॉलिटी पेपर, क्या है प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए पॉलिटी के, क्या मेंस में पूछे गए हैं, आपको सब मिल जाएंगे उसमें, नो डाउट अबाउट इट. तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए हमारे ग्रुप को. तो चलिए शुरू करते हैं. नाउ यू आर स्टार्टेड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टुडे दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स, जो कि हम 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे ये आर्टिकल्स देखेंगे. हमें 12 to 18 हम आज आर्टिकल डिस्कस करेंगे ये वीडियो में. तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट डिस्क्राइब एज magna carta ऑफ इंडिया. magna carta ऑफ इंडिया क्या है पार्ट थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स को, जो कि पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
तो इसे मगना कार्टा ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? मगना कार्टा ऑफ इंडिया इसलिए कहते हैं कि मैं आपको इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। व्हाट इज़ मगना कार्टा ऑफ इंडिया? तो 1215, ये आप ज़्यादा दूर की बात नहीं है। आप अगर वर्ल्ड की हिस्ट्री देखोगे तो 1215 में मगना कार्टा होते हुए हमने देखा था। तो इस मगना कार्टा, इसे मगना कार्टा लिबर्टेटम भी कहते हैं, है ना दोस्तों, इसे मगना कार्टा लिबर्टेटम भी कहते हैं। अब इससे जो राइट्स, इसमें जो राइट्स दिए गए थे लोगों को, जो कि जनरल पीपल को, सिटीजन्स को जो राइट्स दिए गए थे वो बड़े ही क्वालिफाइड राइट्स थे, है ना दोस्तों। जो मगना कार्टा ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं हम, जिसे मगना कार्टा लिबर्टेटम भी कहते हैं दोस्तों, कि ज़्यादा दूर की बात नहीं है। 1215 में ये घटना हुई थी, जो कि इसमें बड़ा ही क्वालिफाइड राइट्स दिए गए थे इंडियन सिटीजन्स को, कि सब सिटीजन्स को बड़े ही क्वालिफाइड राइट्स दिए गए थे, जो कि मेन और वुमेन आर नॉट सेम, और इसीलिए रिच और पुअर में रिच को दिए गए थे, कुछ पुअर को दिए गए थे, मेन को दिए गए थे, कुछ वुमन को नहीं दिए गए थे। ऐसे कुछ डिस्क्रिमिनेशन किया गया था मगना कार्टा ये इसमें, ये घटना में। तो बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री में बड़ा ही चेंज हुआ, बिग चेंज इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि यूएसए जो कंट्री है, वो यूएसए कंट्री निर्माण हुई। उन्होंने कहा कि हम लोगों को गारंटीड राइट्स देंगे। पर गारंटीड राइट्स कैसे होते हैं दोस्तों? क्या है गारंटीड राइट्स का मीनिंग? तो गारंटीड राइट्स, ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ आपको, तो गारंटीड राइट्स से आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगे फंडामेंटल राइट्स की। आप सिर्फ सुनते जाइए और आप नोट डाउन करते जाइए, जो कि आप जो नोट्स बनाते हो वो कोई नहीं बना सकता दोस्तों, ये ध्यान रखिए। क्योंकि गारंटीड राइट्स किसे बोलते हैं दोस्तों? गारंटीड राइट्स, ये जो गारंटीड राइट्स है, ये जो वर्ड है, इससे आपकी फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगे। अब कैसे डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगी? जो कि यूएसए जब निर्माण हुआ, यूएसए ने बोला हम गारंटीड राइट्स देंगे लोगों को, तो गारंटीड राइट्स की वजह से ऊपर से आपके फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन में क्लियर करता हूँ। देखिए, तो फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन क्या है? द राइट्स विच आर गिवन टू इंडिविजुअल, द राइट्स विच आर गिवन टू इंडिविजुअल इन्फोर्स बाय द कोर्ट अगेंस्ट द स्टेट। हाँ दोस्तों, द राइट्स विच आर गिवन टू द इंडिविजुअल इन्फोर्स बाय द कोर्ट अगेंस्ट द स्टेट, गारंटीड बाय द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, है ना। मैं फिर से आपको एक डेफिनेशन बोल के दिखा रहा हूँ फंडामेंटल राइट्स की। द राइट्स विच आर गिवन टू द इंडिविजुअल इन्फोर्स बाय द कोर्ट। हाँ दोस्तों, इन्फोर्स बाय द कोर्ट, कैसे इन्फोर्स है आपके दोस्तों? इन्फोर्स बाय द कोर्ट, इन्फोर्स बाय द कोर्ट अगेंस्ट द स्टेट, है ना। इन्फोर्स बाय द कोर्ट अगेंस्ट द स्टेट, गारंटीड बाय द गवर्नमेंट, गारंटीड बाय द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। इसे कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, इसे कहते हैं फंडामेंटल राइट की डेफिनेशन। तो गारंटीड राइट जो देंगे यूएसए ने, तो उसकी वजह से उसके ऊपर से हमने क्या डेफिनेशन है फंडामेंटल राइट्स की, वो ज़रा क्लियर कर दी। क्या है? मैं फिर से आपको फंडामेंटल राइट की डेफिनेशन बोलता हूँ। द राइट्स विच आर गिवन टू द इंडिविजुअल इन्फोर्स बाय द कोर्ट अगेंस्ट द स्टेट, गारंटीड बाय द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, इट्स कॉल्ड फंडामेंटल राइट। That's called fundamental rights. Now, the part 3rd of the Constitution is called as the cornerstone of the Constitution. जो part 3rd है, जो कि फंडामेंटल राइट्स, इसे कॉर्नरस्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बड़ा ही अहम है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बहुत ही अहम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। एंड टुगेदर विद द पार्ट 4th, दैट इज DPSP, जो कि पार्ट 4th है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट से ऑल आर डिपेंड ऑन DPSP, कंस्टिट्यूट द कोर साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे कोर साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अभी कोर साइंस का मीनिंग मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझा दिया है। व्हाट इज कोर साइंस? इट इज़ नथिंग बट आवर प्रीएम्बल, है ना। तो DPSP जो डायरेक्ट डायरेक्शन देता है स्टेट को, जो आर्टिकल्स जो डायरेक्शन देते हैं स्टेट को, दैट्स कॉल्ड को साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे को साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। नाउ आर्टिकल 12 to 35, है ना, जो आर्टिकल 12 to 35 इज ए फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। जो आर्टिकल्स 12 है to 35, आर्टिकल्स 12 और 35 है, इट इज़ ए फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। और जिसे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। अभी हम जो फंडामेंटल राइट्स जो सीखेंगे, वो फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से शुरू होते हैं दोस्तों? कौन से आर्टिकल से शुरू होते हैं दोस्तों? आर्टिकल 12 to आर्टिकल 35, दोनों आर्टिकल से शुरू होते हैं। तो हम एक एक करके सब आर्टिकल्स देखेंगे, आपके सब कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे, आप सब डाउट्स को क्लियर करेंगे। वैसे आप फिक्र ना ले, टेंशन ना ले, आपका स्कोर कैसे बड़ा होगा हम उस पर ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आर्टिकल। तो आर्टिकल्स देखने से पहले हमें क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्या है क्लासिफिकेशन इसका। तो क्लासिफिकेशन देखेंगे हम, व्हाट इज क्लासिफिकेशन of the rights of equality, rights to freedom, rights against exploitation, right to religious freedom, cultural and educational right, property, constitutional remedies। अब राइट्स ऑफ इक्वलिटी है ना, जो राइट्स ऑफ इक्वलिटी किस किस आर्टिकल में दिया है दोस्तों? आर्टिकल 14, 15 है, 16 है, 17 है और 18 है।
ये आर्टिकल्स है, दैट्स कॉल्ड राइट्स ऑफ इक्वालिटी। अब राइट्स टू फ्रीडम आर्टिकल 19, 20, 21, 22 इट इज़ अ राइट्स टू फ्रीडम। ये आप समझ कर लो, आप लिख कर लो कि किस किस पॉइंट्स को किस किस आर्टिकल ने कवर किया है ना दोस्तों। राइट्स ऑफ इक्वालिटी आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18, दैट्स कॉल्ड राइट्स ऑफ इक्वालिटी। तो हम आज यही राइट्स ऑफ इक्वालिटी आज देखेंगे हम। तो ये क्लासिफिकेशन आप समझ के लीजिए। राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम में कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल है राइट ऑफ फ्रीडम के? आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 21 है और आर्टिकल 22 है ना। तो राइट्स अगेन एक्सप्लॉइटेशन, ये जो मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में देखा हमने। तो राइट्स ऑफ अगर राइट्स अगेन एक्सप्लॉइटेशन में किस किस आर्टिकल्स को कवर किया है? आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 24 है, दैट्स कॉल्ड राइट्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। नाउ राइट्स टू रिलीजियस फ्रीडम, तो राइट्स टू रिलीजियस फ्रीडम में किस किस आर्टिकल्स कौन से आर्टिकल्स आते हैं दोस्तों? राइट्स टू रिलीजियस फ्रीडम में 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, ये आर्टिकल्स राइट्स टू रिलीजियस फ्रीडम में आते हैं। नाउ कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, जो कल्चर एंड एजुकेशनल राइट है वो आर्टिकल्स 29 एंड आर्टिकल 30 है ना दोस्तों। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में आते हैं। और नो प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी तो पहले होते थे है ना, प्रॉपर्टी राइट्स तो पहले होते थे, पर हम सब लेंगे, आपका सब कंसेप्ट को क्लियर करेंगे हम। एक ऐसा कौन सा ही वर्ड नहीं छोड़ेंगे जिसको आपको कोई तकलीफ हो बाद में। तो हम सब कंसेप्ट आपकी क्लियर करेंगे, ईच एंड एवरी वर्ड के हम मीनिंग देखेंगे, पूरा पॉलिटी सब्जेक्ट हम ईच एंड एवरी वर्ड कंसेप्ट थ्रू जाएंगे, जिसकी वजह से आपका स्कोर कैसे बड़ा हो हम उस पर ध्यान देंगे। नो प्रॉपर्टी पहले होते थे पर हम लेंगे। तो आर्टिकल 32 इज इंक्लूडेड इन प्रॉपर्टी, जो कि प्रॉपर्टी है वो इज आर्टिकल 32 में इंक्लूड की गई है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज दैट इज प्रॉपर्टीज़ है, पहले हुआ करते थे, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज और प्रॉपर्टीज आर्टिकल 31 और आर्टिकल 32 है, जो कि आर्टिकल 31 इंक्लूड्स प्रॉपर्टी एंड आर्टिकल 32 इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज रेस्पेक्टिवली। अब आपको समझ में तो आ रहा है ना? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया है, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, दिखाया है, तो वो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर आप सीखते हैं जो क्लासिफिकेशन है तो आप कैसे याद रखते हैं आर्टिकल्स, आपको याद रखना आसान जाएगा पहली बात तो इस क्लासिफिकेशन से। तो राइट्स ऑफ इक्वालिटी कौन से आर्टिकल में है, राइट्स ऑफ फ्रीडम कौन से आर्टिकल में है, राइट्स अगेन एक्सप्लॉइटेशन किस किस आर्टिकल में है, राइट्स टू रिलीजियस फ्रीडम किस किस आर्टिकल में है, कल्चर एंड एजुकेशनल किस किस आर्टिकल में है, प्रॉपर्टी किस आर्टिकल में है और कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ किस आर्टिकल में है। ये सब आपको ध्यान में आ जाएंगे जब आप ये स्ट्रक्चर वाइज पढ़ोगे। मैंने आपको जैसा बताया है, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट आर्टिकल 14। अब आर्टिकल 14 से शुरू करते हैं है ना। अब मैंने यहाँ पर आपने कुछ गड़बड़ तो आपको लगी होंगी यहाँ पर गड़बड़। राइट्स ऑफ इक्वालिटी तो आर्टिकल 14 से शुरू होता है ना, और मैंने कदम किया राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ को, दैट इज आर्टिकल 31। तो आर्टिकल 12 तो मैंने आपको पहले कहा था ना, तो आर्टिकल 12 टू 35 ये फंडामेंटल राइट्स है हमारे है ना। तो आर्टिकल 12 और 13 ये क्यों नहीं इंक्लूड होते फंडामेंटल राइट्स में? क्या है इसके पीछे का रीज़न कि क्यों ये आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 जो कि इंक्लूड नहीं होते हैं फंडामेंटल राइट्स में? तो एक्चुअली जो आर्टिकल 12 है इट इज़ नॉट ए फंडामेंटल, इट नॉट गिव्स ए फंडामेंटल राइट। जो आर्टिकल 12 है इट इज़ नॉट गिव्स ए फंडामेंटल राइट्स, इट इज़ डिफाइंड एज स्टेट। जो कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है वो आर्टिकल 12 बताता है। आर्टिकल 13 तो पहले हम आर्टिकल 12 डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल 14 को डिस्कस करने से पहले। तो आर्टिकल 12 जो है इट इज़ फंडामेंटल राइट देता है, कोई फंडामेंटल राइट देता नहीं है, सिर्फ स्टेट डिफाइन करता है आर्टिकल 12। तो आपको सवाल आ सकता है तो आर्टिकल 12 डिफाइन विच फंडामेंटल राइट्स है ना, ये आपको सवाल आ सकता है आर्टिकल 12 डिफाइन विच फंडामेंटल राइट्स। तो कौन से फंडामेंटल राइट्स देता है आर्टिकल 12? तो भाई आर्टिकल 12 कौन से फंडामेंटल राइट्स नहीं देता है, इट्स ओनली डिफाइन द स्टेटस। सॉरी स्टेट, जो स्टेट का जो स्टेटस है, जो स्टेट की जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 12 डिफाइन करता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, इससे मैं बोल रहा हूँ आपको, ये समझ कर लो आप। तो आर्टिकल 12 है जो कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं देता, ये सिर्फ स्टेट की डेफिनेशन कहता है, स्टेट की डेफिनेशन बोलता है। क्या है स्टेट की डेफिनेशन? दैट्स कॉल्ड आर्टिकल 12 है ना। और आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 13 इज नॉट इंक्लूडेड, इट इज नॉट गिवन फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो। आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 जो है नॉट इंक्लूडेड फंडामेंटल राइट्स, नहीं इट इज नॉट गिवन फंडामेंटल राइट्स। तो क्यों नहीं देते आर्टिकल 13? तो आर्टिकल 13 डिफाइन एज ए नेगेटिविटी ऑफ लॉ। तो आपको क्या नहीं करना चाहिए लॉ में, कि आपको क्या नहीं करना चाहिए है ना, ये आर्टिकल 13 आपको दिखाता है। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, दैट्स डेफिनेशन गिव्स आर्टिकल 13, जो कि वो भी फंडामेंटल राइट्स नहीं देता है। तो इसीलिए हमने आर्टिकल 14 से क्यों शुरू किया था, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 13 इट इज़ नॉट गिव्स अ फंडामेंटल राइट, दैट्स वाई। समझ में आ गया आपको? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग।
तो नाउ और जो आर्टिकल मैंने 31 पर जो 32 पर जो ख़त्म किया दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, तो बाकी के रिमेनिंग कौन से बाकी बचे हैं दोस्तों? आर्टिकल 33 बचा है, आर्टिकल 34 बचा है और आर्टिकल 35 बचा है। ये जो आर्टिकल्स है दैट इज एक्सेप्शन राइट है, जो एक्सेप्शन राइट हमें जिसे कहते हैं वो आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है, अब एक्सेप्शन राइट किसे कहते हैं हम बाद में तो देखने वाली है। आप सिर्फ इतना समझ कर लो कि आर्टिकल 33, 34, 35 इट्स कॉल्ड एज एक्सेप्शन राइट, जो एक्सेप्शन के लिए रखा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आर्टिकल 14 से। व्हाट इज आर्टिकल 14? आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना दोस्तों। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ ये दिखते तो सेम है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि आर्टिकल 15 डील्स विद इक्वालिटी। अब जो भी हम इक्वालिटी ऑफ फ्रीडम जो देखेंगे, इक्वालिटी ऑफ लॉ हम जब देखेंगे तो आर्टिकल 14 इसमें आएगा, आर्टिकल 16 इसमें आएगा, आर्टिकल 17 इसमें आएगा और आर्टिकल 18 इसमें आएगा, है ना। इट इज़ कॉल्ड एज इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी, इट इज़ राइट टू इक्वालिटी, जिसे कहते हैं राइट टू इक्वालिटी। तो मैंने क्लासिफिकेशन में आपको बताया ही है, जो आर्टिकल से इट इज़ राइट टू इक्वालिटी, जो कि इक्वालिटी देते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो स्पेसिफिक आर्टिकल है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये दोनों दिखते तो सेम है ना, दिख तो सेम रहे ना। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, ये दिख तो सेम रहे हैं, बट इसके मीनिंग बहुत यूनिक है दोस्तों, है ना। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दिख तो सेम रहे हमें, आप हम तो बोलेंगे पढ़कर तो ये तो सेम दिख रहे हैं, इसमें क्या यूनिकनेस है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही यूनिक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये जो कंसेप्ट है, ये जो वर्ड हमने जहाँ से लिया है, इट इज़ ए ब्रिटेन कंसेप्ट, है ना। ये ब्रिटेन कंसेप्ट है और ये नेगेटिव कंसेप्ट है ना। इक्वालिटी बिफोर लॉ इट इज़ ए ब्रिटेन कंसेप्ट, आप समझ कर लो, अब ध्यान से लिख कर लो, कहीं ना कहीं आप लिख कर लो। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ इट इज़ ए ब्रिटेन कंसेप्ट और इट इज़ ए नेगेटिव कंसेप्ट। अब नेगेटिव कंसेप्ट क्यों है? और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना। इक्वल प्रोटेक्शन लॉ इज ए अमेरिकन कंसेप्ट, इट इज़ अमेरिकन कंसेप्ट है ना। इक्वल प्रोटेक्शन लॉ इट इज़ अमेरिकन कंसेप्ट, तो इट इज़ अ पॉजिटिव कंसेप्ट, है ना। अभी नेगेटिव पॉजिटिव क्या है मैं आपको समझा कर देता हूँ कि अभी इक्वालिटी बिफोर लॉ इट इज़ ए नेगेटिव कंसेप्ट। तो नेगेटिव क्यों है? नो डिस्क्रिमिनेशन इन द आइज ऑफ लॉ। ये क्या कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि ब्रिटेन का कंसेप्ट है, दैट इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन द आइज ऑफ लॉ, है ना। बिना पट्टी वाली मूरत, ये जो सो ऑन ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इट इज़ अ नो डिस्क्रिमिनेशन इन द आइज ऑफ लॉ। अब जो बच्चा हो या बूढ़ा हो, जो गरीब हो या अमीर हो, दिस इज नो डिस्क्रिमिनेशन। बच्चे और बूढ़े में नहीं डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, गरीब और बड़े में, अमीर और गरीब में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो सबके लिए इक्वल लॉ यही कहता है दोस्तों, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कि ब्रिटेन का कंसेप्ट है और जिसे हम नेगेटिव कंसेप्ट कहा जाता है। दैट्स कॉल्ड इट इज़ ए नेगेटिव कंसेप्ट, जिसे नेगेटिव कंसेप्ट कहता है, जो कि बच्चा और बूढ़े के लिए एक कानून और बड़ा और अमीर के लिए एक कानून, गरीब और अमीर के लिए एक कानून, सबके लिए एक कानून। दैट्स कॉल्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ। एंड नाउ अमेरिका। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये तो अमेरिका कंसेप्ट है ना, ये तो अमेरिका कंसेप्ट है। तो अमेरिका कंसेप्ट क्या कहता है? दैट इज रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। अब एक कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन और दूसरा कहता है रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो एक नो डिस्क्रिमिनेशन क्यों कहता है और दूसरा रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन क्यों कहता है, तो हम इसका डिफरेंस जान कर लेंगे। तो रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स, मैं आपको समझा देता हूँ, जो कि अमेरिका से जो कंसेप्ट लिया है हमने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव कंसेप्ट। अब जो रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, तो क्या होता है रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिसकी वजह से आपके ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको ये उम्र भर ध्यान रहेगा। मैं जो एग्जांपल देता हूँ वो कहीं पर लिख कर लो या एकदम साइलेंटली, एकदम ठंडे दिमाग से, एकदम परफेक्टली वो दिमाग में घुसा लो दोस्तों। मैं जो एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर है, ये बेसिस है आपका। तो ये आप जब समझ के लोगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना दोस्तों। आप समझ कर लो हर एक कंसेप्ट को, और कैसा समझाएंगे, कैसे स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, तो इक्वल रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन किसे कहते हैं? रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन में आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक समझो लाइक शुड बी ट्रीटेड एज लाइक, है ना, अनलाइक शुड बी ट्रीटेड एज अनलाइक। तो उसका मतलब क्या है? तो लाइक शुड बी ट्रीटेड एज लाइक एंड अनलाइक शुड बी ट्रीटेड एज अनलाइक। तो मीन्स अब जो एडल्ट है ना, जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट, दो अडल्ट से समझो, है ना, दो अडल्ट मैन हैं, वो दोनों सेम है, उनकी सेम उम्र है, उनकी सेम पोस्ट है, दोनों सेम क्राइम करते हैं, है ना। दोनों की पोस्ट भी सेम है, दोनों की उम्र भी सेम है, समझ कर लो मैं क्या बोल रहा हूँ। दोनों की पोस्ट भी सेम है, दोनों की उम्र भी सेम है और दोनों सेम क्राइम करते हैं, है ना। तो लॉ शुड बी ट्रीटेड देम इक्वली, दैट्स कॉल्ड लॉ शुड बी ट्रीटेड देम इक्वली, दैट्स कॉल्ड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि अमेरिका का कंसेप्ट है। आपको समझ गया? हाउ यू अंडरस्टैंडिंग?
तो अब ये कंसेप्ट ब्रिटेन में है, पहला कंसेप्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ तो ब्रिटेन में है, और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ ये तो अमेरिका में है। तो हमने दोनों का कम्बिनेशन करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दिया, दैट्स इट, यही है। अब ऐसा स्ट्रक्चर वाइज आप पढ़ोगे तो आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपके वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो आपके माइंड में रहते हैं, है ना। तो आपको रिवीजन करना भी है। जो एग्जांपल मैंने दिया, तो ये जो 2 अडल्ट है, समझो 2 अडल्ट, तो 2 अडल्ट हैं और 2 अडल्ट सेम क्राइम करते हैं, सेम उम्र है, सेम पोस्ट है, तो लॉ शुड बी इक्वल, ट्रीट देम इक्वली, है ना। अभी जो ब्रिटेन का कंसेप्ट है और अमेरिका का कंसेप्ट है, हमने दोनों कंसेप्ट मिलाकर, दोनों कंसेप्ट से लेकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। यही कहता है आर्टिकल 14, है ना दोस्तों। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, ये सब कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, मैं मानता हूँ। तो आर्टिकल 15, चलिए आर्टिकल 15 क्या कहता है। आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टन ग्राउंड्स, है ना। तो नो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टन ग्राउंड्स, सर्टन ग्राउंड्स। अब ये आर्टिकल में ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टन ग्राउंड्स। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कहीं भी, है ना, बट कहाँ नहीं होना चाहिए, ऑन सर्टन ग्राउंड्स। अब ये सर्टन ग्राउंड्स क्या है ये सर्टन ग्राउंड्स कहाँ हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो सर्टन ग्राउंड से देखिए, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई है, दैट इज़ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बाय द आर्टिकल 15, है ना। और इसको छोड़कर और कहाँ नहीं होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 से, तो रिगार्ड्स टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, यहाँ नहीं होना चाहिए। उसके बाद रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इसके अलावा रिगार्ड्स टू शॉप्स, शॉप में, पब्लिक रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट में आर्टिकल 15 के तहत डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब डिस्क्रिमिनेशन तो करना ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा टॉपर से और दूसरा बच्चा बोल रहा है कि हमें उसकी जैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल, हाँ तो भाई डिस्क्रिमिनेशन ज़रूरी है ना। बाद आर्टिकल 15 ये नहीं कहता दोस्तों कि डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए, है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 ये कहता है देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। ये आप समझ कर लो आर्टिकल 15 क्या कहता है, नहीं तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि आर्टिकल 15 तो कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, आर्टिकल 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन, बट नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, है ना दोस्तों। सर्टेन ग्राउंड्स में लाइक रेस, कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा रिगार्ड्स टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड एक्सेट्रा, इसमें नहीं होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन। यही आर्टिकल 15 कहता है। आप, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, आप समझ रहे हो। तो डिस्क्रिमिनेशन कहाँ नहीं होना चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए बट कहाँ नहीं होना चाहिए, ऑन सर्टन ग्राउंड्स, है ना। डिस्क्रिमिनेशन सर्टन ग्राउंड्स पर नहीं होना चाहिए। वैसे डिस्क्रिमिनेशन इज ए मैंडेटरी, तो कहीं ना कहीं आपको करना पड़ता है डिस्क्रिमिनेशन। ये बड़ा है, ये होशियार है, इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन आप कर सकते हो ना, है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टन ग्राउंड्स, है ना। समझ कर लो आप आर्टिकल 15। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 देखिए दोस्तों, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये जो आर्टिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना। ये जो आर्टिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। दैट इज़ क्या कहता है ये आर्टिकल। तो चलिए शुरू करते हैं हम। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए, सबको इक्वल अपना अधिकार होना चाहिए, कुछ करने का, कुछ नहीं करने का, सबको अपना खुद का, आप खुद कर सकते हो सब, ऐसा आर्टिकल 16 कहता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट तो है, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बोला है, मीन्स इन गवर्नमेंट जॉब। यहाँ पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है दोस्तों। ये देखिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है दोस्तों, है ना दोस्तों। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट जॉब्स जो है उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। इन कास्ट को, इन रिलीजन्स को, सबको, किसी भी कास्ट का हो आदमी, उसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो नो सिटीजन्स कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंट। तो आर्टिकल 15 में भी था, है ना दोस्तों। आर्टिकल 15 में क्या था, रेस थी, कास्ट था, सेक्स था, रिलीजन था और प्लेस ऑफ बर्थ था। अब यहाँ पर 2 मीनिंग, यहाँ पर 2 वर्ड एक्स्ट्रा ऐड किए गए आर्टिकल 16 के तहत। एक्स्ट्रा ऐड कौन से किए गए दोस्तों, डिसेंट, डिसेंट और रेसिडेंट, है ना दोस्तों। डिसेंट और रेसिडेंस, यहाँ पर 2 मीनिंग, 2 वर्ड यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं। तो मैं आपको बोलता हूँ कि जो मैं आपको पहले ही बोला हूँ ना, आर्टिकल 12 to 35 डील्स विथ आर्टिकल 12
टू 18, आर्टिकल 14 टू 18 डील्स विथ इक्वलिटी, है ना। फिर राइट टू इक्वलिटी, ये जो राइट टू इक्वलिटी है, जो आर्टिकल 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, ये डिस्कस करते हैं राइट टू इक्वलिटी। ओके, इक्वलिटी बिफोर लॉ, है ना दोस्तों। तो इक्वल है तो डिसेंट और रेसिडेंस, आप कोई भी वर्ड आने दो, आप कंफ्यूज मत करना खुद को, कोई भी वर्ड आने दो, इसका वो का मीनिंग एक ही रहेगा, ये आर्टिकल्स का मीनिंग एक ही रहेगा। 18 तक, 14 टू 18 आर्टिकल तक एक ही मीनिंग रहेगा कि इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। ये आर्टिकल्स क्या देते हैं? इक्वलिटी देते हैं सिटीजन्स को, है ना। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं सिटीजन्स को, है ना। इक्वल अधिकार देते हैं सिटीजन्स को, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना दोस्तों। तो इसमें 2 वर्ड एक्स्ट्रा ऐड किए हैं आप, आई होप यू नोटिस, है ना। यहाँ पर देखिए डिसेंट है और रेसिडेंस, ये 2 वर्ड हमने एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं, है ना दोस्तों। चलिए आगे का आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 17। नाउ आर्टिकल 17 क्या कहता है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, है ना। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है? तो ये आर्टिकल मैंने आपको पिछले वीडियो में आर्टिकल 23 से कनेक्ट करने के बोला था, है ना, जो कि चाइल्ड लेबर, फोर्स लेबर ना शुड बी बैन। तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी क्या है? इसमें ये आर्टिकल में अनटचेबिलिटी का मीनिंग बहुत कुछ कहकर जाता है दोस्तों। अनटचेबिलिटी मीन्स अ लॉट, है ना दोस्तों। अनटचेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल 17 में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो मीन्स अनटचेबिलिटी क्या है? अब अनटचेबिलिटी का मीनिंग ये है कि हम स्टेट को तो रोकेंगे, स्टेट को तो रोकेंगे थ्रू आर्टिकल 32 के तहत हम स्टेट को तो रोकेंगे ही, बट इंडिविजुअल को भी हम रोकेंगे बाय द आर्टिकल 17। यही कहता है अनटचेबिलिटी, ओके। इंडिविजुअल को भी हम रोकेंगे। अगर आप अनटचेबिलिटी के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो हम स्टेट को तो रोकेंगे थ्रू द आर्टिकल 32, जिसके लिए आर्टिकल 32 है स्टेट के लिए, अगर वायलेट हो जाता है ये आर्टिकल। और हम इंडिविजुअल को भी रोकेंगे बाय द आर्टिकल 17, है ना, जो कि अनटचेबिलिटी के बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अनटचेबिलिटी में 0 एक्सेप्शन है। ये जो आर्टिकल है इसमें 0 एक्सेप्शन है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 0 एक्सेप्शन है इस आर्टिकल को। बाकी सब आर्टिकल आप देखेंगे, जो भी आर्टिकल्स आप देखेंगे, कोई ना कोई एक्सेप्शन होता ही है। आप अगर डिटेल में आप पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जाके ये आर्टिकल्स, तो कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है हर एक आर्टिकल्स को। बट आर्टिकल 17 को, दैट इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसको कोई एक्सेप्शन नहीं है दोस्तों। ये ध्यान में लो, ये समझ कर लो आप, है ना। अब इंडिविजुअल ने इस आर्टिकल को वायलेट किया, सबसे पहले इंडिविजुअल ने इस आर्टिकल को वायलेट किया तो हमने इसके लिए एक एक्ट बना रखा है, समझो। इंडिविजुअल ने अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के तहत एक एक्ट, ये एक्ट को वायलेट कर दिया, हाँ, ये एक्ट को तोड़ दिया, ये लॉ ब्रेक कर दिया। तो हमने इसके लिए इंडिविजुअल्स पीपल के लिए एक सिंपल और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल्स बनाया हुआ है। कौन सा आर्टिकल्स है दोस्तों? जो कि अनटचेबिलिटी ये वायलेट होता है, तो हमने कौन सा आर्टिकल से बनाया हुआ है? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टी 1955 एक्ट, है ना, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टी एक्ट 1955 है ना दोस्तों। जो कि आप जब समझो कोई इंडिविजुअल इस एक्ट को वायलेट करता है तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टी एक्ट 1955 ये एक्ट हमने बनाया हुआ है ना दोस्तों। तो इंडिविजुअल अगर कोई ब्रेक करता है तो उसे इसके तहत उसको सजा दी जाएंगी, जो कुछ होता है वो। अब अगर मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ, मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि आर्टिकल 17 हैज़ 0 एक्सेप्शन। आर्टिकल 17 में कोई एक्सेप्शन नहीं है दोस्तों। आर्टिकल 17 हैज़ 0 एक्सेप्शन। बाकी सब आर्टिकल को कोई ना कोई एक्सेप्शन है, आर्टिकल 17 को एक्सेप्शन नहीं है। तो आप ये समझ कर लो, आप ये समझोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो आपको रटना पड़ेगा, और रटे हुआ कभी ध्यान में नहीं रहता, ये ध्यान में रख लो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 18, जो कि लास्ट आर्टिकल है राइट टू इक्वालिटी का, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब आर्टिकल्स में ये आर्टिकल बहुत ही कुछ कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं इस पॉइंट पर, इस टॉपिक पर। व्हाट इज आर्टिकल 18? कौन सा आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स देता है? आर्टिकल 12 कौन सा फंडामेंटल राइट्स देता है? आर्टिकल 13 कौन से फंडामेंटल राइट्स देता है? आर्टिकल 14 कौन से फंडामेंटल राइट्स देता है? ये सब आपको दिखाएंगे, ये सब आपको आएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन में। तो आपको हर कंसेप्ट थ्रू जाना है, हम आपकी सब हेल्प करेंगे। तो चलिए आर्टिकल 18 क्या कहता है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, अब टाइटल्स का मीनिंग क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो इस आर्टिकल में जो डायनेस्टिक टाइटल्स है वो हम अबॉलिश कर रहे हैं, है ना। डायनेस्टिक टाइटल्स का मतलब क्या होता है मैं आपको जैसे जैसे समझाऊंगा वैसे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, नो डाउट अबाउट इट। तो डायनेस्टिक टाइटल्स हम अबॉलिश कर रहे हैं। तो डायनेस्टिक टाइटल्स हम कैसे अबॉलिश कर रहे हैं? समझो डॉक्टर से, इंजीनियर से, इट इज़ नॉट डायनेस्टिक टाइटल्स। ये आप समझ कर लो, ये कन्फ्यूजन दूर कर लो कि आप इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, आप कुछ भी हो, एमए हो, बीए हो, कुछ भी हो,
आपका कुछ भी समझो ऑक्यूपेशन हो, समझो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, तो ये टाइटल्स हम अबॉलिश नहीं कर रहे थ्रू द आर्टिकल 18। ये टाइटल्स को हम हाथ तक नहीं लगा रहे, है ना, ये टाइटल्स को हम अबॉलिश नहीं कर रहे, हम अबॉलिश कर रहे हैं तो सिर्फ डायनेस्टिक टाइटल्स को। तो डायनेस्टिक टाइटल्स क्या है, क्या है डायनेस्टिक टाइटल्स का मीन्स? अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपके सब कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मेरा एग्जांपल ये है कि डायनेस्टिक टाइटल्स मीन्स कि डॉक्टर, जब डॉक्टर रहता है, जो कि जिसके जो फादर, किसी के फादर डॉक्टर है ना, तो उनका बेटा तो डॉक्टर ऑटोमेटिकली नहीं बन सकता ना, ऑटोमेटिकली डॉक्टर नहीं बन सकता। अगर मेरे पापा इंजीनियर है ना, मेरे फादर इंजीनियर है, तो मैं डायरेक्टली ऑटोमेटिकली नहीं कर सकता ना, नहीं बन सकता इंजीनियर। दैट्स कॉल्ड डायनेस्टिक टाइटल्स। अब ये डायनेस्टिक टाइटल्स हम अबॉलिश कर रहे हैं। तो एक राजा है तो उसका बेटा कैसा राजा होता है, फिर उसका बेटा राजा होता है, तो वैसे नहीं है, हम वही टाइटल्स को अबॉलिश कर रहे हैं, है ना दोस्तों। तो वी हैव टू अर्न दिस, तो हमें वहाँ तक जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो तभी हम इंजीनियर्स या डॉक्टर हो सकते हैं। वैसे हमारे फादर्स डॉक्टर हैं तो हम डॉक्टर नहीं हो सकते ऑटोमेटिकली, इट कांट पॉसिबल। तो ये टाइटल्स हम अबॉलिश कर रहे हैं बाय द आर्टिकल 18। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। द आर्टिकल 18 जो है इट इज अबॉलिशेस ओनली डायनेस्टिक टाइटल्स। ये आप लिख कर लो, कहीं आपके दिमाग में फिट कर लो, रट लो इसको। द आर्टिकल 18 जो है इट इज अबॉलिशेस द डायनेस्टिक टाइटल्स, है ना दोस्तों, इट अबॉलिशेस द डायनेस्टिक टाइटल्स। अब हम डायनेस्टिक टाइटल्स अबॉलिश कर रहे हैं, हम फिर कौन से टाइटल्स अबॉलिश नहीं कर रहे हैं? मेरिटोरियस टाइटल्स, जिसे मेरिटोरियस टाइटल्स कहा जाता है, हम इसे अबॉलिश नहीं कर रहे हैं। लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये इस डिग्रीज को हम लोकल लैंग्वेज में डिग्रीज बोलेंगे, इस डिग्रीज को, इस टाइटल्स को हम अबॉलिश नहीं कर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड मेरिटोरियस टाइटल्स। हम डायनेस्टिक टाइटल्स को अबॉलिश कर रहे हैं, हम मेरिटोरियस टाइटल्स को अबॉलिश नहीं कर रहे हैं। ध्यान में आया दोस्तों? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो यही थे हमारी जर्नी राइट टू इक्वालिटी। क्या क्या इक्वालिटी के आर्टिकल्स है? आर्टिकल 14 देखा, आर्टिकल 15 देखा, आर्टिकल 16 देखा, आर्टिकल 17 देखा, आर्टिकल 18 देखा। अब इस आर्टिकल्स में समझो आपको अगर कोई कंसेप्ट्स आपके क्लियर नहीं होते हो, कोई डाउट्स हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करें। हम आपकी ऐसी हेल्प करेंगे, हम अगले वीडियो में फिर आपसे जुड़ेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइए जल्द से जल्द। थैंक यू दोस्तों, हम अगले फिर वीडियो में मिलेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।